हमारे आज के लेक्चर में हमें कवर करना है चैप्टर 1, जो इसका बचा हुआ टॉपिक है अपना। और चैप्टर 1 के अंदर भी एक टोटल 4 क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। एक, व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देन दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ द नीड फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक हो जाएगा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और एक आ जाएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरियाज एंड स्पेशली इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट वाला। एक बार चैप्टर 1 के ये टॉपिक्स अपने ख़त्म हो गए, देन एज डिस्कस्ड और एज डिसाइडेड हम फिर कवर करेंगे आरटीपी ऑफ 2020 अटेम्प्ट का आरटीपी कवर करेंगे। और अगर टाइम बचा तो फिर हम नवंबर 2019 का भी आरटीपी को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट द टारगेट इज़ फॉर द टुडेज़ लेक्चर। हो सकता है आज जैसे हमने 2:15 शुरू किया, सो हो सकता है 4:15 4:30 तक मैं आपके लेक्चर को स्ट्रेच कर दूं। एटलीस्ट ये आरटीपी तो मेरे को कवर करना ही है आज। टाइम बचा तो फिर हम ये वाला आरटीपी भी सॉल्व करेंगे, बट if nothing then at least this RTP we are definitely going to cover. So a lot to know, a lot to discuss. Let's begin with our today's lecture. So before we go ahead, आप मुझे बताओ, is there any doubt from the previous lecture? आपने कहीं कुछ पढ़ा हो उसमें, कहीं आपको कोई डाउट? हालांकि बहुत ही इजी सा सिंपल सा टॉपिक था अपना यहाँ पे। इफ़ नॉट देन वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विथ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। So should we go ahead straight away with the strategic management then, in case there is no doubt? Okay, so आप यहाँ पे देखो strategic management है, तो एक short question आपको मिलेगा what is strategic management। and strategic management के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर again ये वाला part ज़्यादा अच्छा है। This is far more relevant to define what is strategic management, जिसमें आप यहाँ पर देखो आपको प्रोविजंस मिलेंगे कुछ ऐसे दैट द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो ये क्या होता है? सो इट इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस। तो अगेन एक टर्म आपका जो रहेगा यहाँ पर, इट इज़ द मैनेजरियल प्रोसेस। और ये मैनेजरियल प्रोसेस में आप क्या करते हो? यू डेवलप द स्ट्रेटेजिक विजन, you set the objectives, you craft the strategy, and then implement and then evaluate the strategy and initiate the corrective action adjustments wherever it is appropriated. So अगर आपको याद हो तो अगेन यही सेम प्रोसेस हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इट वाज दिस वन, इफ़ यू रिमेंबर। ये आपका क्या हो जाएगा? इसी में हम और चीज़ों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। एक बार आप फिर से इस प्रोसेस को रीड करो। इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? वी डेवलप द स्ट्रेटेजिक विजन ऑब्जेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पहले कि आप मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव इसको क्या करते हो? सेट करते हो। फिर बेस्ड ऑन द मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव यू क्राफ्ट अ स्ट्रेटेजी, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो दैट यू अगेन डेवलप अ स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजी क्यों डेवलप करते हो? ताकि आप अपने मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ। फिर ये स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के बाद आप इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप इसको इवैल्यूएट करते हो, और इवैल्यूएट करने के बाद फिर आप यहाँ पर क्या चेक करते हो कि आपको क्या फीडबैक मिला, एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक आप वहाँ पर क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो। और ये करेक्टिव एक्शन से फिर आप चेक करते हो कि कहाँ पर दिक्कत है, वेदर इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ अ प्रॉब्लम, और द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटजी इज़ अ प्रॉब्लम, और हमारे मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव किसको रिवैम्प करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस ही क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप बताओ, इज़ देयर एनीथिंग न्यू, या ये आपको इजी सिंपल प्रोविजन है? ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन वनीला कॉन्सेप्ट जैसा अभी तक हमने पढ़ा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा है जो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? in the process of strategic management, or strategic management refers to it's a managerial process. Point number 1, in that managerial process हम क्या करते हैं? we develop the mission, vision, objectives. Based on the mission, vision, objectives, or to achieve the mission, vision and objective, the management develops the strategy. That strategy is further implemented, then evaluated, and then feedback is being obtained so that any corrective actions can be taken. और deviations एक वर्ड आप और यूज़ कर सकते हो ये फीडबैक में, टू एनालाइज द डेविएशंस। तो यहाँ पर आप
जो BMC वाला ऑब्जेक्टिव है वो भी लिख सकते हो, ये भी आपका एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही हो गया, जो BMC का प्रोसेस है। सो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपका वो BMC का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस, और इस मैनेजरियल प्रोसेस में आपका स्टेप 1 क्या होता है, डेवलप द मिशन, विजन, वैल्यू स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, टू अचीव दिस develop an appropriate strategy, correct? Then your step 3, implement the strategy which is made here, ठीक है? Then evaluate whether the strategy is yielding expected result or not. So यहाँ आपका आ जाएगा 4 स्टेजेस जो हमने यहाँ पर देखे। इट्स अ मैनेजरियल प्रोसेस in which you develop the mission, vision, value statement, or the goal of the objective of the organization, and you achieve this step 1, you develop a strategy, then you implement the strategy, and then you evaluate whether the strategy is yielding the expected result or not. और ये आप क्यों करते हो, in order to find the deviations, right? So अगर आपको वहाँ पर step 5, तो if deviations are found, what do you mean by deviations? अपन बोलते हैं ना deviate हो गए, variance, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आप वेरिएंस पढ़ते हो, डाइवर्जन, यस, डेविएशन, वेरिएंस, राइट? सो ये आपका टर्म आ गया यहाँ पे। सो इफ द डेविएशंस आर फाउंड देन स्टेप 6 हो जाएगा आपका टेक करेक्टिव एक्शंस, राइट? अभी एक पॉइंट है जो आपके मॉड्यूल में यहाँ पर नहीं लिखा है, बट आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, दैट करेक्टिव एक्शंस किस में हो सकता है? करेक्टिव एक्शंस कुड बी आइदर इन, अब देखो 3 जगह पर हो सकता है, या फिर तो एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट, आपने एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालिसिस नहीं किया तो वहाँ से डेविएशंस निकल सकते हैं, या फिर आपके स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन में गड़बड़ हो सकता है, या फिर आपके स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली आप चेक करोगे व्हाट करेक्टिव एक्शंस हैव टू बी टेकन। सो ब्रॉडली करेक्टिव एक्शंस यहीं पर होता है। इसके अलावा और सिंपल अगर आप रखो तो आप ये भी बोल सकते हो, दिस इज़ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसको हम BMC कॉन्सेप्ट बोलते हैं। दिस इज स्टेज 1, दैट इज बिगनिंग वेयर वी आर राइट नाउ। दिस इज स्टेज 2, दैट इज एंड वेयर वी वांट टू गो। दिस इज 3, दैट इज द मीन्स और द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू अचीव द एंड। Then 4th, we evaluate and select the best alternative, and this is 5, we take the corrective actions. तो ये आपका BMC कॉन्सेप्ट हो गया। अब एग्जाम में याद रखना BMC कॉन्सेप्ट मत लिखना, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखने को है। तो मैं इसको भी यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, स्टेज 1 ऑफ BMC कॉन्सेप्ट, B stands for beginning, which means where we are right now. Then you have stage 2, which is end, और यहाँ हम बोलेंगे where we want to go. Stage 3, that is means, which says that alternatives available to achieve the mission, vision and objectives or goals. तो ये आ जाएगा। स्टेप 4 में आपका आ जाता है evaluate, जिसमें हम क्या बोलेंगे, identify the best alternative that's available and implement the same. ये आपका हुआ। और फिर आ गया आपका स्टेप 5, विच इज़ चेक और कंट्रोल, जिसमें आप क्या करते हो, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द डेविएशंस। आप बताइए, इज दिस क्लियर? BMC, राइट? ये आपको फिर से चैप्टर 3 में भी मिलेगा, यू विल बी एबल टू लिंक दिस विद चैप्टर 3 एज वेल, बट ये आपका प्रोविजन है यहाँ पे। आप बोलिए, दिस इज क्लियर? ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्दर अगर आप देखो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से फ़ायदा क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ये आपके बेनिफिट्स हैं। ये एक और आपका कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट्स में आप क्या क्या करते हो, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द कंपनीज विजन। आप ये देखो, एनवायरनमेंट स्कैनिंग आप करते हो, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर आप स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, फिर इवैल्यूएट करते हो, फिर कंट्रोल करते हो।
आप बताओ, यही तो हमने एकदम स्टार्ट में करा। तो आप ये डायग्राम भी बना के आ सकते हो एग्जाम में। देन ओरिजिनली called business policy, strategic management emphasizes the monitoring and evaluating the external opportunities and threat in light of the company's strength and weakness and design the strategies for the growth of the company। बेकार की बात, ये यहाँ पे ध्यान रखो, ये इतना बहुत है। अब इसके अलावा आप यहाँ पर चेक करो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। आप ये देखो, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर टू थिंग्स, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये दो पॉइंट्स आपके और ऐड हो जाएंगे, दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ब्रॉडली। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बाकी ये सब कोई काम का नहीं है, बाकी ये सब कोई काम का नहीं है। एक बार रीड करते हो तो कर लो। शॉर्ट एक 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें आप ये पूरा प्रोविजन को लिखोगे एंड यू विल राइट दिस पार्ट। बताइए, इज दिस क्लियर? तो फिर हम देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आ जाता है हमारे पास क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। या अगर आप चेक करो तो यहाँ पर नीड फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो अभी यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, ये तीनों पैराग्राफ ये एक ही बात बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, भगवान का दिया सब कुछ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दिस इज सेड बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, वही देखो बहुत सारे कंपनीज है जिन्होंने एसएम अच्छे से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया, वो बाहर निकल गए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ब्ला 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 ब्ला। बट यहाँ से आपका मेन आंसर शुरू हो जाता है, द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर। तो एग्जाम में अगर आपको आंसर लिखना है तो आप स्ट्रेट अवे यहीं से अपना आंसर को तैयार करोगे, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से आप देखो, व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो अ 5 मार्क क्वेश्चन, a 5 mark standard question could be, what is strategic management, what are the benefits of strategic management, what is strategic management, what are the drawbacks of strategic management। so 5 mark का question इस तरह से बन सकता है, जिसमें शायद वो internal breakup कुछ इस तरह से दे, what is strategic management for 1 mark and 4 marks for pointing out the benefits or the limitations or the drawbacks of strategic management। so इस तरह से करके भी आपको question मिल सकता है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया 3 मार्क्स का एक सिर्फ आपको क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और दे में आस्क यू 5 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये आपके पास आ जाता है, जिसमें फिर आप बीएमईसी कॉन्सेप्ट को भी लिख दोगे। अब देखो, अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड, बिकॉज आपका एक प्रॉपरली स्ट्रेटेजी क्राफ्ट आउट हो जाता है, विच यू ड्राफ्ट or which you develop taking into consideration the internal and external environment factors. So it gives the direction to the company to move ahead. It also defines the goals and mission of the organization. Then strategic management will also help you to define realistic objectives and goals, राइट। रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स का क्या मतलब है, बिकॉज मतलब औकात अनुसार, अगर ये सिंपल अगर मैं बताऊं तो आप कोई अनरियलिस्टिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप नहीं करते हो, बिकॉज आपने क्या किया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन किया है और उसके हिसाब से आपने अपने कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया। सो दैट्स हाउ इट गोस। फिर आप देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव। हमने लास्ट क्लास में चेक किया था, स्ट्रैटेजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, इसी से हमने लास्ट क्लास को एंड भी किया था। तो यहाँ पर भी वही रहता है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव इन शेपिंग द फ्यूचर। क्या 100% प्रोएक्टिव होगा वो? Answer is no. It cannot be 100% proactive, but still substantially it will help the organization to be proactive instead of being reactive. Okay, so ये आपके पास आ जाता है। इसके अलावा the organizations they'll be able to analyze and take actions instead of just being spectator। ये किस चीज़ का बात कर रहा है? corrective actions का, right? So ये आपको strategic management help करता है, because the entire strategic management process it again ends or इट रीस्टार्ट्स विद दिस ओनली करेक्टिव एक्शंस। हमने अभी जो यहाँ पर प्रोसेस पूरा देखा, इस पूरे प्रोसेस में आप देखो करेक्टिव एक्शन पे एंड होता है, लेकिन यहीं से वापस से शुरू भी हो जाता है। तो ये आपका जो रीस्टार्ट होगा वो करेक्टिव एक्शन पे ही होता है। सो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग अ स्पेक्टेटर कि अरे भाई अब हम क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप यहाँ पर क्या करते हो, यू टेक करेक्टिव एक्शंस। देन
they also thereby they are also able to control their own destiny better in a better manner. So this is again the same point. So it helps them in bringing the it helps them in working with the within vagaries of the environment and shaping it instead of getting carried away with the turbulence and uncertainties. तो basically ये वाला जो sentence है, ये sentence क्या बोल रहा है कि ये आपको help करेगा to counter the environmental changes या challenges. तो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो भी चैलेंजेस आपको मिलेंगे उसको काउंटर करने में ये हेल्प करेगा. तो ये भी आप सिंप्लीफाइड वर्जन इसका लिख सकते हो इस पूरे पैराग्राफ का. देन आप देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इट विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेमवर्क? बाउंड्री, बिल्कुल करेक्ट. अच्छा आप रिप्लाई कर रहे हो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर. आई थिंक इधर मेरा चैट हैंग हो गया. ओके सो बाउंड्री बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट. दायरा, हीरा ने यहाँ पर पूछा है व्हाट इज दिस मीन्स अनएक्सपेक्टेड इवेंट. This vagaries means unexpected change, unexpected events. So it provides you the framework. आपको पूरा दायरा बता देता है within which all the major decisions of the organization have to be taken. करेक्ट. तो ये आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है. क्यों हेल्प करता है? क्योंकि आप देखो ये आपको जो प्रोविजन यहाँ पर दिया, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिफाइन द रियलिस्टिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव. तो ऐसे रियलिस्टिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि आपको आपके लिमिटेशंस पता चल जाते हैं या कंस्ट्रेंट्स. दो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क इज बाउंड्रीज, बट व्हाट डज इट मीन हियर? दैट ऑल द मेजर डिसीजंस जो भी आपको लेने आपके कंस्ट्रेंट्स वो बता देगा, जिससे आप क्या करते हो रियलिस्टिक गोल्स को सेट करते हो. सो ये आप लिंक कर सकते हो. दिस हेल्प्स टू सेट रियलिस्टिक गोल्स. ये एक आपका प्रोविजन हो गया. करेक्ट. इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीक्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर एंड एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर टू द वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ना आप मुझे एक बात बताओ, हाउ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर फॉर द वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. ये कैसे हो जाता है? हाउ डज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हाँ बिल्कुल हितेश, अभी ये बताओ हाउ डज दिस हैपन, एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. बिकॉज आप क्या करते हो, स्टार्टिंग ही किससे होता है आपका? स्वॉट एनालिसिस से होता है. तो जब आप स्वॉट एनालिसिस से बिगिन करते हो तो वहां पर आप अपॉर्चुनिटीज को ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हो? आइडेंटिफाई कर लेते हो. राइट. सो दिस इज हाउ इट गोज कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीक्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर टू द वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी. अब आपको मैं बताता हूँ, अगर आप सीधा ऐसे लिखोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर टू द वेरियस business opportunities, फिर आगे लिख देना because the strategic management process begins with the SWOT analysis where the organization scans the internal as well as the external environment and tries to find out what are the opportunities that are available and identify the potential threats which are going to impact the organization. तो ये आपका वर्कआउट हो गया. इससे क्या होगा? This helps the organization to face the future better. Simple enough. तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा. देन ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड आइडेंटिफाई द वेज एंड मीन्स हाउ टू रीच देम. सो दिस इज अगेन द पॉइंट. फिर आप देखें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म. नाउ हाउ डज इट मेक्स हेल्प्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म? अगेन आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा. आप स्वॉट एनालिसिस करते हो और स्वॉट एनालिसिस में आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करते हो. एक तो ये, सो एक तो आप यहाँ पर क्या करोगे, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हो. दूसरा यहाँ पर आपका क्या फ़ायदा हो जाता है कि आप जब करेक्टिव एक्शंस लेते हो, आप अपने प्रोसेस को, पूरे स्ट्रेटजीज को जब इवैल्यूएट करते हो, वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली क्या निकल के आता है? एरियाज वेयर यू कैन टेक करेक्शंस और करेक्टिव एक्शंस आप ले सकते हो. तो ये फ़ायदा हो जाता है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द मिस्टेक्स एंड द पिटफॉल्स. पिटफॉल्स मतलब कमियाँ. ठीक है. पिटफॉल्स मतलब कमियां, कहाँ पर कमी रह गई थी उसको. राइट. सो इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स इन द प्रोडक्ट मार्केट और चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सटेंड दीज 3 लाइन्स. फर्दर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस. राइट. नाउ व्हाई लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस? क्योंकि आपको इट हेल्प्स इन सर्वाइविंग. लॉन्जेविटी मतलब द ड्यूरेशन, द लाइफ. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इट हेल्प्स यू
to sustain in the market for a longer period of time, right? Strategic management होगा, it will help you to sustain, right? और ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा, and the state of competition and dynamic environment which may not be possible for the organizations to survive in long run. Then it also helps the organization to take clear stand in the relative industry and make sure that they are not just surviving on the luck. इसके अलावा आप यहाँ पर इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, most of the large business organizations or giant groups like Birla's, Reliance, Tata's, they are able to survive because they were able to successfully implement the strategic management process. तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह भी लिख सकते हो that most large organizations or groups were able to survive due to what? Due to successful implementation of the strategic management. फिर आप देखिए strategic management helps the organization to develop certain core competencies. इसके बिना तो आंसर ही इनकम्प्लीट है अपना. एंड ऑल्सो गिव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो उसको हेल्प करेगा टू फाइट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. आप मुझे बताओ क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये 5 मार्क का आंसर आप लिख पाओगे? आई थिंक आप 5 से ज़्यादा का आंसर लिख सकते हो. अगर 7 मार्क्स के लिए आ जाए तो भी आप इसको आराम से आंसर कर सकते हो. क्या ये सेट हुआ आपके दिमाग में, ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए? राइट. ध्यान रखना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम इज दिस: what are the major benefits of strategic management, what is strategic management, and this way you'll be able to answer. Now another important question from your exam point of view is limitations of strategic management. तो जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आप ये लिखोगे strategic management, you know, it helps you to be proactive but it cannot be 100% proactive. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको निक ऑफ द टाइम या एज पर द एनवायरनमेंट वर्कआउट करना पड़ता है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज अब आप ये देखो, सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है, देयर आर लिमिटेशंस अटैच टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड दीज कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने जो बताया कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, दैट एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ना इफ यू रिमेंबर फाउंडेशन के अंदर भी था, वाई इट इज़ कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड. और अब आप इंडिविजुअली एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो और एलिमेंट्स को एनालिसिस कर सकते हो, बट कंबाइंडली उसको कॉम्प्रीहेंड करना डिफिकल्ट हो जाता है. सो एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एंड इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द complex environment and pinpoint exactly how it will shape up the future. Correct. Then the organizational estimate about the future shape may awfully go wrong and jeopardize all the strategic plans. Jeopardize मतलब risk. क्योंकि आप देखो, आपका पूरा जो strategy है वो बनता है किसके हिसाब से है? क्योंकि आपका, हाँ, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज डायनामिक. बिल्कुल करेक्ट हीरा. तो आपका जो पूरा स्ट्रैटेजी बनता है वो किसके हिसाब से बनता है? स्कैनिंग द एनवायरनमेंट. और ये एनवायरनमेंट अगर आपका गड़बड़ हो गया या इसके एलिमेंट्स चेंज हो गए तो फिर आपका पूरा स्ट्रेटजी हेवायर हो जाएगा. सो दैट्स वाई ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन वर्क, दैट इज हाईली डायनामिक, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड हाईली टर्बुलेंट. सो इफ the environment is not comprehended or is not analyzed properly, or if the elements on which the strategy was made changes, in that case ये आपका पूरा स्ट्रैटेजी हेवायर में चला जाएगा. दूसरा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. करेक्ट. और इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि आपका टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, जैसे अपने को टाइम टेबल बनाने में टाइम लगता है, राइट. सो अ लॉट ऑफ टाइम टेक्स प्लेस इन प्रिपेयरिंग, कम्युनिकेटिंग एंड द स्ट्रेटजी, ये सारा चीज़, जिससे कि क्या हो सकता है, इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द रूटीन बिजनेस. इसके अलावा आप एक पॉइंट और लिखना, since it's a time consuming process and the business environment is highly dynamic, by the time the strategy is ready or prepared, it is possible that the environment changes by that time. So in that case, whatever the time and the resources have been invested in crafting the strategy may go haywire. ये समझा जो पॉइंट मैंने अभी बताया कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये बिल्कुल उसकी तरह हो जाएगा मे अटेम्प्ट वाले बच्चों की तरह, कि आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो कि इस तरह से करके मुझे पढ़ाई करना है,
आप बिल्कुल अपना प्रिपरेशन जोर तोड़ से रेडी रखते हो, इतने में पता चल जाता है एग्ज़ाम एक्सटेंड हो रहे हैं। फिर आप वापस से नए डेट के हिसाब से प्रिपरेशन करते हो, फिर पता चलता है एग्ज़ाम एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ये वो वाला तरीका हो जाता है, दैट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो इसमें आपके रिसोर्सेज पूरे लगेंगे। फिर पता चलता है जब तक टाइम और रिसोर्सेज लगा के आपने स्ट्रैटेजी बनाया, बाय द टाइम योर स्ट्रैटेजी इज रेडी, there are again changes in the external environment, and that external environment, the strategy was based on the external environment which has now changed, hence the strategies can go haywire. तो ये एक आपका प्रोविजन यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसके अलावा इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व, तो यहाँ पर भी वही रहता है, रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व। और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजीज़ को बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा। So expert strategic planner needs to be engaged, and efforts are made for analyzing the external environment to devise the strategies that are properly implemented. So ये वाला provision होता है। So this adds lot of expense to the organization. And उसके बाद भी क्या strategy या strategic management is it 100% result oriented, या oriented तो नहीं, but क्या वो 100% result आपको देगा? Does it guarantee 100% result? Answer is no, right? तो आपको ये एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आप देखिए, इन द कॉम्पिटिटिव सिनेरियो वेयर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली, इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स ऑफ द फर्म स्ट्रेटेजी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, एयरटेल हैड नॉट प्लान्ड, या एयरटेल कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड 100% what Jio's next move would be, and so can't Jio for Airtel. सिंपल सेट। आप बताइए, इज दिस क्लियर? तो ये आपका प्रोविजन हो जाता है कि आप कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेटेजी को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाओगे। तो ये वाला प्रोविजन आपके पास है। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो ये आ गया। नाउ ये 3 लेवल्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, राइट? ये मैंने आपको बोला था, देखो हम चैप्टर 2 में डिटेल में कवर करेंगे, तो हमने इसको चैप्टर 2 में डिटेल में वैसे भी डिस्कस किया ही था, राइट? और फिर हमारा ये पूरा चैप्टर ही था, इन सब को हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब एक बार है ना, ये वाले पार्ट को आप रीड कर लेना, ये वाले पार्ट को रीड कर लेना। हालांकि हमने एक बार रीड किया हुआ है इसको, बट एकदम लेक्चर के स्टार्ट में रीड किया था, फर्स्ट लेक्चर वाले दिन। तो एक बार आप इसको रीड कर लेना, यू विल बी एबल टू। आप ये देखो, यही ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस, ये सब आ जाता है यहाँ पे। नाउ ये एक और क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने 2 बार शायद पूछा है आपसे एग्जाम में, दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, क्या वो गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ज़रूरत है या नहीं है? ये वाला प्रोविजन आएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये था कि क्या इस जगह ज़रूरत है, तो आंसर इज येस, इवन दे रिक्वायर, बिकॉज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मतलब एक तर्क यहाँ पर क्या रहता है, दे से दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं चाहिए? बोला क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विल ओनली हेल्प यू टू मेक प्रॉफिट। तो आंसर इज नो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, इट इज गोल ओरिएंटेड, एंड इट हेल्प्स यू टू ओवरकम द competitive pressure, analyze the external environment challenges, develop the organization, deliver better। तो ये सारे प्रोविजंस यहाँ पर आते हैं। इसीलिए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भले उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं हो, बट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसको भी चाहिए, ठीक है? एंड देन अगर आप चेक करो तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स से ये लोग भी इम्पैक्ट होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी टेकन केयर। सो organizations can be classified as commercial and non-commercial on the basis of the interest they have, and a commercial organization has a profit as its main aim, but there are also organizations which do not have a commercial objectives of making the profit, and the genesis, and their genesis can be what, social, charitable or educational purpose। so यहाँ पर आपको 3 पॉइंट बताए, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉफिट अर्न ऐसा नहीं करते। बहुत सारे आपको इस तरह से मिलेंगे, हेल्पेज इंडिया, क्राई, इकरा इज नॉट, सॉरी, इकरा इज नॉट दैट। सो हेल्पेज इंडिया, क्राई, राइट, चाइल्ड रिलीफ, ये सब आपको इस तरह से करके मिलेंगे। सो देयर मेन एम इज टू प्रोवाइड, सो आप ये देखो, देयर मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर्स एंड बेनिफिशियरीज एंड पब्लिक एट लार्ज। सो अ नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू एक्सिस्टेंस टू मीट द needs, okay, and not by the business enterprise. So these organizations may not have the
ओनर्स इन ट्रू सेंस, बट यहाँ पर भी आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चाहिए। तो आप ये देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज यूज्ड बाय इफेक्टिवली बाय काउंटलेस नॉट फॉर प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और इन सबको क्यों ज़रूरत पड़ता है, अब देखो यहाँ पर आपका सीधा पॉइंट आ गया। जैसे एक आपको दिया हुआ है एडुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्या एडुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ज़रूरत है? देखिए यहाँ पे एडुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो एडुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आप देखो तो यहाँ वो क्या बता रहे हैं दैट एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर यूजिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। एक शॉर्ट आपको ये आ जाएगा कि डू एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रिक्वायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हाउ डज मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये आपको प्रोविजन याद रखना है यहाँ पर। तो आप देखो सिंपल सा बात है, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्यों चाहिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उनको यहाँ पर इसलिए चाहिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, इनके जो प्रेसिडेंट है इनके लिए बताया दैट आई बिलीव वी डू फार बेटर जॉब ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देन एनी अदर कंपनी नो। क्यों चाहिए उनको, तो आप ये देखो, द सिग्निफिकेंट change in the competitive climate has taken place in the education environment and hence they are adopting different strategies to attract the best students। ICAI भी ये करता है, आप मुझे बताओ, ICAI भी ये करता है, करियर अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। बट एग्जाम में मत लिखना, राइट, पता नहीं शायद नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है आपका, बट हर कोई यही करता है। ICAI ICSI भी यही करता है कि वी आर द बेस्ट कोर्स, CS कोर्स का क्या वैल्यू है, कंपनी सेक्रेटरी का क्या वैल्यू, सेम भी ICAI भी ये करेगा। CMA रेदर आज की डेट में तो वो भी ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो उनका भी यही रहता है। सो दिस इज हाउ इट गोस। तो आप ये देखो, द एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स दे ऑल्सो जॉइन हैंड्स विद द इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू डिलीवर द एडुकेशन टू मेक द ग्रेजुएट्स मोर एम्प्लॉयबल। आपको ये मैं कन्वेक्शन के साथ बता सकता हूँ बिकॉज आई हैव सीन द प्रोसेस ऑफ ICSI, बट आई एम वेरी श्योर ICAI का भी यही प्रोसेस था। अभी जो करंट सिलेबस जिसमें आप पढ़ रहे हो, ये सिलेबस कैसा बनाया हुआ है, ये सिलेबस को बनाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड, करेक्ट, इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाया है। वाई, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, यू वांट टू डिलीवर द एडुकेशन, जिससे कि मतलब ICAI का क्या ऑब्जेक्टिव है कि मेरा स्टूडेंट जब मेंबर बने तो उसको वर्ल्ड क्लास जॉब मिले, ठीक है, एक वो वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल हो, बेस्ट प्रोफेशनल हो, जिसके पास परफेक्ट एकेडमिक एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। सो डज ICSI से कि इंडस्ट्री, आप इन लोगों ने, इस बार आपको मैं बताता हूँ, आपका जब सिलेबस बना सो दे हैड डिस्कशंस विद द इंडस्ट्री कि आप हमें बताओ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब जॉब करने के लिए आपके पास आएगा फ्रेशर, तो आपको उसके अंदर क्या चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स यू वांट, या एट प्रेजेंट आपको क्या कमियाँ लगती है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब एम्प्लॉय होके आता है, मतलब पास होके आता है, तो उसको आपको क्या लगता है, क्या कमियां लगती है आपको, तो उसके हिसाब से आपके सिलेबस को ड्राफ्ट किया गया। तो दिस इज हाउ इट गोस। देन द एडुकेशनल डिलीवरी हैज़ ऑल्सो अंडरगोन कंसिडरेबल चेंजेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। सो इसकी वजह से और ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पे बढ़ जाता है, राइट। सो ये देखो, ऑनलाइन कॉलेजेस डिग्रीज आर बिकमिंग अ कॉमन एंड रिप्रेजेंट अ थ्रेट टू द ट्रेडिशनल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो ये आपका एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है। सेम वे मेडिकल के लिए भी यही बताया हुआ है कि मेडिकल भी यहाँ पर क्या होगा, सी मॉडर्न हॉस्पिटल्स आर क्रिएटिंग न्यू स्ट्रेटजीज टुडे एज एडवांसेस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज आर अंडर कटिंग देयर अर्लियर मिशन। अब देखो हॉस्पिटल्स भी क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स आर बिगिनिंग टू ब्रिंग सर्विसेज टू द पेशेंट्स एज मच एज द पेशेंट्स ब्रिंगिंग पेशेंट टू द हॉस्पिटल। जैसे आप चेक करो, पैथोलॉजिकल लैब्स जो है उन्होंने डोर टू डोर सैंपल कलेक्ट करना शुरू कर दिया, राइट। ओके, सो हर्ष इज सेइंग दैट रोलेक्स इज अ NPO, मैंने पढ़ा था कि डोनेट्स 99% ऑफ इट्स इनकम। ओके ओके, सो नो आइडिया अबाउट इट, ऐसा है तो, राइट। सो पैथोलॉजिकल लैब्स को अगर आप चेक करो तो पैथोलॉजिकल लैब्स में भी यही होता है कि डोर टू डोर, आज की डेट में आप चेक करो ब्लड टेस्ट करने के लिए यू गो टू मेट्रोपोलिस और आप वहाँ पर उनको बोलो कि आप जाके ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हो, आप खाली क्या करो, कॉल करो, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, वो आपको फीस बता देते हैं एंड दे कम एंड दे कलेक्ट द सैम्पल्स और आपको ईमेल पे आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है। सो दिस इज हाउ इट गोस। देन क्रॉनिक केयर विल रिक्वायर डे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एट होम,
user friendly ambulatory services, correct, decentralized service network, lab testing. So tie ups organizations, आप देखो हॉस्पिटल्स के टाई अप्स भी रहते हैं, आपने देखा है कभी हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप्स? सो देर आर हॉस्पिटल्स जो यहाँ पर क्या करते हैं, ये पैथोलॉजी लैब्स के साथ टाई अप कर लेते हैं, तो उनका अपना कोई भी यहाँ पर वो डेवलपमेंट, मतलब बेसिकली दे डोंट हैव देयर इन हाउस लैब, दे हैव टाई अप्स विद द एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी लैब्स, और उनके साथ ये वर्कआउट करते हैं. जैसे एक यू नो देर इज़ अ मैटर्निटी हॉस्पिटल कॉल्ड एज Cloud9. तो ये Cloud9 क्या करता है, इनका खुद का पैथोलॉजी लैब नहीं है, इन्होंने टाई अप करके रखा है. और डॉक्टर अगर Cloud9 में आपको बोलेगा ब्लड टेस्ट कराओ, तो आप ब्लड टेस्ट खुद नहीं कराते, मतलब बेसिकली उन्होंने हॉस्पिटल में एक एरिया डेजिग्नेटेड करके रख दिया. सो इस तरह से ये वर्कआउट करते हैं. फिर आप देखो हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल स्टोर होते हैं, तो वो भी क्या हो गया, टाई अप हो गया. सो लास्ट मंथ जब मेरे हाथ में स्टिचेस आए थे, सो हॉस्पिटल वाले ने मेरा मेडिकल स्टोर का भी बिल बना कर दे दिया कि ये आपका अमाउंट है, तो ये टोटल आप पे कर दो अमाउंट, राइट. सो ये इनका इस तरह से करके प्रॉपर यहाँ पे टाई अप रहता है. सो दिस इज देयर. देन अ सक्सेसफुल हॉस्पिटल स्ट्रैटेजी फॉर द फ्यूचर विल रिक्वायर व्हाट, renewed and deepened collaborations with the physicians who are central to the hospital's well-being, and a resource allocation of the reallocation of the resources to acute and chronic home care, right. so ये आपके पास रहेगा. इसके अलावा आप देखो ये एक एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी इन सम हॉस्पिटल्स. जैसे कि उन्होंने क्या कर दिया, दे एक्वायर्ड द एम्बुलेंस सर्विसेज, वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विस. ये देखो जस्ट मैंने आपको अभी जो बताया था, तो ये सब क्या करते हैं, ये आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, राइट. इसके अलावा मेडिकल एलिमेंट्स ऑनलाइन, कितनों को पता है आज की डेट में, आप चेक करो प्रैक्टो पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो. ये जूम, गूगल मीट, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे यू कैन टेक ऑनलाइन कंसल्टेशंस विद द डॉक्टर, करेक्ट. तो ये भी क्या हो गया, आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, करेक्ट. यहाँ पे आप वर्क करते हो. देन the whole strategy or landscape of the healthcare is changing because of the internet. major thing ये सब इंटरनेट की वजह से सब चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं, राइट. तो यहाँ पर वर्कआउट है. सो दैट्स इट. यहाँ पे देखो ये द 10 मोस्ट सक्सेसफुल हॉस्पिटल स्ट्रेटजीज टुडे आर प्रोवाइडिंग फ्री स्टैंडिंग आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर्स, राइट. सो बाहर की तरफ जो अपना मतलब हॉस्पिटल सपोज करो एक सिटी पे है, उसके उन्होंने क्या कर दिए, नोड्स खोल दिए, अलग अलग ब्रांचेस छोटे छोटे जगह पे, और वहाँ पर ये वर्कआउट करते हैं. देन आप देखो आउट पेशेंट सर्जरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, करेक्ट. देन फिजिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, होम हेल्थ सर्विसेज, कार्डियक रिहैबिलिटेशन सर्विसेज. सो ऑल दोज थिंग्स विच आर गिवन हियर, राइट. सो ये आपको बेनिफिट यहाँ पे दे रहे हो. देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग द टैक्स पेयर्स मनी. तो टैक्स पेयर का पैसा आपको मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में वर्कआउट करना पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रेटेजी. सो अब आप ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स की, it's not just the company, it's not just the government, it's also the public sector undertakings or the public sector enterprise, government companies. आप मुझे एक बात बताओ, एयर इंडिया में जब लॉसेस देखते हो तकलीफ होता है कि नहीं होता है? तो एज अ टैक्स पेयर मेरे को तकलीफ होता है कि अरे यार एयर इंडिया में पैसा फालतू में इतना फूके जा रहे हैं. ठीक है, देश की शान है, वो बात तो सही है, बट उसको इफेक्टिवली चलाओ ना. चला कर नो वन इज सेइंग दैट एयर इंडिया को बंद कर दो, बट लॉसेस में मत चलाओ, क्योंकि अल्टीमेटली एयर इंडिया को फाइनेंस कहाँ से किया जाता है, टैक्स पेयर के पैसे से. सो इट्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बट इवन द public sector undertaking, the government companies, there also you need to formulate, evaluate and implement in the different strategies, because ultimately आप क्या कर रहे हो वहाँ पर, you are using the taxpayers money. so आपको वो most cost effective manner में workout करना है to provide the services and the program. then अगर आप देखोगे तो strategic management concepts are increasingly being used to enable the organizations. again ये देखो दो terms जो मैंने आपको बताए थे, efficient and effective, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है. Then both, but the strategists in governmental organization operate with less strategic autonomy than their counterparts in the private firm. Then you see the public enterprises generally cannot diversify into unrelated businesses or merge with other firms. Then if you see
ये आपको बेसिकली वो बता रहे हैं, फ्रेमवर्क आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन ऐसा नहीं कर सकते, जवाब देना पड़ता है, राइट। देन गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज यूज, स्ट्रैटेजीज जो ये है, ये देखो, ये एक आपके आंसर में होना चाहिए। गवर्नमेंटल जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, जो गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उनके पास कम फ्रीडम होता है इन ऑल्टरिंग द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन एंड रीडायरेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव्स। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली जो लेजिस्लेचर्स, जो लॉ बनाते हैं, एंड द पॉलिटिशियंस, उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है ओवर द मेजर डिसीजंस एंड द रिसोर्सेज। सो यहाँ पर ये चैलेंज आपके पास है, राइट। आप अगर नोटिस करो, अगेन जैसे एयर इंडिया के लिए हो सकता है करंट गवर्नमेंट बोले एयर इंडिया को हमें और इसमें पैसा फूकना है। कई लोग बोलेंगे कि नहीं, ऐसा कोई ना कोई गवर्नमेंट आएगा जो क्या बोलेगा, एयर इंडिया को बेच डालो, फायदा नहीं है। सेम वे आप चेक करो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, आपने सुना है? सो ये रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, अगेन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मूव विच द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, करेक्ट। अब गवर्नमेंट में बेसिकली अगेन चॉइसेस हो जाता है। आई एम वेरी श्योर यूपीए गवर्नमेंट वुड नॉट हैव टेकन दिस डिसीजन कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर दो, बट मोदी जी ने, वो पीएम बने उसके पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि आपने एयरपोर्ट बनाया क्या वहाँ पर खाली गवर्नमेंट के एरोप्लेन्स चलते हैं? आंसर इज़ नो। आपने रोड्स बनाया क्या वहाँ पर खाली गवर्नमेंट के गाड़ियाँ चलती है? आंसर इज़ नो। तो आप रेलवे ट्रैक अगर आपने बनाया तो वहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट के ट्रेन्स क्यों चलाते हो? वहाँ पर उसको प्राइवेटाइजेशन करो, एफिशिएंटली वर्क करेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, रेलवे जो लॉसेस में चल रहा है आपको उससे प्रॉफिट भी होगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर मैंशनड हियर, राइट। सो ये आपके पास गया। देन बट इन गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स आर फाइंडिंग देयर एम्प्लॉयज get excited about the opportunities to participate in the strategic management process and thereby having an effect on the organization's mission, objectives, strategies and policies. So, and in addition, the government agencies are using a strategic management approach to develop and substantiate formal requests for adding the funds. So broadly ये आपका strategic management का पूरा यहाँ पर government के लिए आ जाएगा, but it will be हर्ष, it will not affect the common people, I'll tell you, because आप एक सिंपल सा चेक करो, ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है। आप यू ऑल अंडरस्टैंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, येस और नो? यू ऑल अंडरस्टैंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। अब आप देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब सेक्टर्स में अलाउ किया, पर मैं दो सेक्टर्स के बारे में आपसे बात करता हूँ, ठीक है? दो नहीं, चलो एक ही सेक्टर। आप ये देखो एग्रीकल्चर सेक्टर, आप एटॉमिक एनर्जी में एफडीआई अलाउ नहीं करते हो, समझ में आता है सिक्योरिटी रीजन है, बट आप सोचो आपने एग्रीकल्चर में एफडीआई क्यों नहीं अलाउ किया? You compare the sectors where FDI is allowed and you compare the sector where FDI is not allowed. जैसे कि एग्रीकल्चर, क्या लॉजिक था एफडीआई को एग्रीकल्चर सेक्टर में अलाउ नहीं करने का कि इससे भाई इंडियन फार्मर्स को नुकसान होगा? आप मुझे बताओ अभी कौन सा बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है? क्या फार्मर सुसाइड कम हो रहे हैं? आंसर इज नो। क्या एग्रीकल्चर आउटपुट अपना इंक्रीज हो रहा है? आंसर इज नो। एफडीआई आने से और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगा, बट यहाँ पर क्या होगा? नो गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक दिस स्टेप कि एफडीआई को आप अलाउ कर दो एग्रीकल्चर सेक्टर में। वाई? द मोमेंट यू अलाउ एफडीआई इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो भी ओपोजिशन में पार्टी होगा, इररेस्पेक्टिव बीजेपी और कांग्रेस, ओपोजिशन में जो भी पार्टी होगा वो क्या कर देगा? यहाँ पर प्रोटेस्ट चालू कर देंगे फार्मर्स के साथ कि आपकी रोजी रोटी छिन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो दैट इज अ चैलेंज हियर। तो ये एक मिथ है, ये एक मिथ है, बिल्कुल करेक्ट। यू सी ऑल अदर सेक्टर्स जहाँ पर एफडीआई अलाउ किया है, क्या वो फ्लरिश नहीं किया सेक्टर? डेफिनेटली वो सेक्टर फ्लरिश किया, तो एफडीआई को भी आप अलाउ कर सकते हो। यू पुट रेस्ट्रिक्शंस, यू हैव चेक्स एंड कंट्रोल, बट आपका एक मिथ है। सेम वे एक ये मिथ होता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर आ गया तो अगेन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द कॉमन पीपल, उसमें प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सिंपली चेक करो प्राइवेट सेक्टर के, अगर आप ट्रेन्स को चेक करो जो उन्होंने स्टार्ट किया है, यू नो द पैसेंजर्स वुड बी पेड अगर ट्रेन डिले हो जाता है तो। इफ़ योर ट्रेन्स गेट डिलेड, वो उसमें स्लैब उन्होंने बना के रखा है कि अप टू 30 मिनट्स का डिले देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट 30 से 60 मिनट्स का अगर डिले होता है तो यू विल बी पेड सम पेनल्टी, कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। 1 घंटे से 3 घंटे का डिले हुआ तो आपको कुछ पेमेंट मिलेगा। सो यू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज एंड ऑल, तो इन सब से बेनिफिट होता है। इंडियन रेलवे में जब तक गवर्नमेंट के अंडर है, आप सोचो मतलब
ट्रेन कैसे कैसे लेट हो सकते हैं. आई स्टिल रिमेंबर, मैं दिल्ली से बॉम्बे वंस आई वॉज ट्रैवलिंग, राइट. द जर्नी वॉज फॉर 16 आवर्स. द ट्रेन वॉज लेट बाय 18 आवर्स. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट राजधानी एक्सप्रेस. ऑफ कोर्स दिस वॉज ड्यू टू फॉग, क्योंकि मैं जनवरी में ट्रैवल कर रहा था. ऑफ कोर्स दिस वॉज ड्यू टू फॉग. बट आप सोचो 16 आवर की जर्नी में 18 घंटे ट्रेन लेट था, राइट. अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा. बट हियर प्राइवेट सेक्टर आने से ये अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल दोज फैक्टर्स वुड बी देयर. सो ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है. आप बताइए, इज दिस क्लियर? सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 विच वी हैव रैप्ड अप. हमने कंप्लीट किया. सो अगर हम मेन इंडेक्स में जाएं तो मेन इंडेक्स में अपना एक चैप्टर और हो चुका है, दैट इज चैप्टर नंबर 1. सो वी आर डन विथ 1, और रादर चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम ऑडिट का मार्क लगाएंगे, और वो भी रेड कलर से, करेक्ट. सो वी आर डन विथ चैप्टर 1, वी आर डन विथ चैप्टर 2, देन चैप्टर 3 करना है. वी आर डन विथ चैप्टर 4, 5 एंड 6. ओके, सो लेट्स पिक अप. तो जैसे मैंने बताया था ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लगेगा चैप्टर 1 को एंड करने में. सो वी हैव एंडेड चैप्टर 1. एक बार पास्ट पेपर्स को हम एनालिसिस कर लेते हैं, देन वी स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द आरटीपी. सो दिस वाज द क्वेश्चन. नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट रिक्वायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. करेक्ट और इनकरेक्ट, 2 मार्क्स. क्या आंसर हो जाएगा? येस, इवन दे रिक्वायर. करेक्ट. ये वाला प्रोविजन आपका एक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन. अरे अमर, करेक्ट. IPCC ओल्ड पेपर्स आई हैवंट डाउनलोडेड. अमर, आई विल डाउनलोड, डोंट वरी. और जो मैंने आपको PDF उस दिन सेंड किया था ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, इफ़ यू रिमेंबर दिस PDF दैट आई हैव सेंट यू, ये वाला जो PDF मैंने आपको भेजा है, राइट. ये PDF में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ. आपका प्रैक्टिस मैनुअल पुराने इंस्टीट्यूट का, मतलब ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल, और इसमें पास्ट पेपर्स भी है. ये PM और पास्ट पेपर्स दोनों है इसके अंदर ओल्ड सिलेबस का. मैं फिर भी एक बार पास्ट पेपर्स को सारे को डाउनलोड कर लूँगा एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट एज वेल. ओके, आप ये वाले में चेक करना, इसमें सब मैंने कवर किया हुआ है. और ये देखो, ये जो स्क्रीनशॉट भी कई आंसर्स का मैंने दिया है, ये पुराने प्रैक्टिस मैनुअल से उठाकर स्क्रीनशॉट दिया. मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैंने बहुत एफर्ट्स किए. बस मैंने ये किया कि जो पुराना वाला प्रैक्टिस मैनुअल मेरे पास था उसको पूरे को स्कैन कर लिया, और उसको स्कैन करके मैंने यहाँ पर कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस उठा के निकाल दिए कि भाई ये क्वेश्चंस मुझे लगता है अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो ओवरऑल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा. आप देखो, ये जैसे आंसर है, दिस इज नॉट माई आंसर. ये सब मैंने लिखा है, ये सब आंसर डिस्कस करते वक्त मैंने लिखा, बट दीज आर नॉट. ये मैंने उठाकर स्क्रीनशॉट ही दे दिया आपके रेफरेंस के लिए. ये सब डिस्कस करते करते मैंने लिखा, बट ये आप देखो, ये जैसे ये अगेन मैंने प्रैक्टिस मैनुअल से चिपकाया है. ये मेरे नोट्स में से नहीं है, राइट. अब ये देखो, इसीलिए आपको एग्जाम्पल्स भी पुराने वाले मिलेंगे. अब ये देखो, ICICI बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान, यश बिरला, करेक्ट. ये देखो गोदरेज का, ये सब पुराना है. कोटक महिंद्रा बैंक, इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये सब आपको अलग अलग मिलेगा, बट स्टिल दीज आर गुड. तो इसमें मैंने काफ़ी पोर्शंस को कवर किया हुआ है. स्टिल मैं पुराने पेपर को भी डिस्कस कर लूँगा फॉर श्योर, पर अभी तक उसको मैंने डाउनलोड नहीं किया. तो अभी जो जो अपने नए सिलेबस के पेपर है उसमें अपन फोकस कर लेते हैं. फिर आप देखो, ये डिफरेंट है. ओके, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? 5 मार्क्स. Define strategic management and also discuss the limitations of strategic management. Can you answer this? Right, 5 mark question. Right. फिर अभी देखिए, ये अपना शायद मिस हो गया था. Write a short note on SWOT analysis. Can you write this? ये भी आपका आ जाएगा, SWOT analysis. And this was asked for 3 marks. आप देखो. Okay. So this was May 18. Now let's check November 18. Present a diagrammatic representation of strategic management model. Can you make this now? जो आज हमने पूरा चार्ट देखा था, हालांकि ये आपका चैप्टर 3 में से निकल के आता है, बट हमने इसको ऑलरेडी चैप्टर 1 के साथ में कवर किया. बट स्टिल ये आप बना सकते हो यहाँ पे. जब हम चैप्टर 3 करेंगे तो वी विल ऑल्सो रीविजिट दिस. तो मैं इस पर एक बार डॉलर लगा देता हूँ. फिर आप देखिए, सी दिस क्वेश्चन आई गेव यू.
acquiring ambulance service by the hospital is an example of forward integration. तो it is not forward, it is backward integration. Again मॉड्यूल से आपको ये क्वेश्चन दिया. फिर ये केस स्टडी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, कॉर्पोरेट कल्चर. ओके, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? दिस इज फॉर 5 मार्क्स. स्ट्रेटेजी इज पार्टली रिएक्टिव एंड पार्टली प्रोएक्टिव, राइट? 5 मार्क क्वेश्चन. तो आप देखो हर अटेम्प्ट में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है आपको, करेक्ट? सो ये आपके पास आया. दिस इज नवंबर 2018. देन लेट्स पिक अप मई 2019. ओके, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा आपसे इंस्टीट्यूट ने. क्या आंसर करोगे इसके अंदर फिर? व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर इन दिस क्वेश्चन? करेक्ट, करेक्ट देवांग, खुशी, मनीषा, करेक्ट. यहां पर सिंपली लिमिटेशंस लिखना है. आंसर वही, क्वेश्चन नहीं और अटेम्प्ट भी नहीं. करेक्ट, कुछ नहीं. सिंपली यहां पर क्या दिया है? Strategic management is not the panacea for all the corporate ills. It has its own pitfalls, which cannot counter or which can't counter all the hindrances and always achieve success. Simple. Do you agree with this statement? Absolutely. And discuss में आप यहाँ पर limitations को quote कर दोगे. फिर आप देखिए any other question from this chapter? नहीं, और कोई नहीं आया. Then let's check November 2019. So, can you answer this question? Straightforward. Straightforward question है ये. Then, is there any other question on this? No, there is no other question. Unfortunately, May 20 का question paper नहीं है मेरे पास.